PSU ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम प्राणी विज्ञान के तृतीय यूनिट के पार्ट बी आइसोलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है जो आने वाले हैं और उन एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी हमने स्टार्ट कर दी है। तो इस स्टडी का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो, हम पढ़ेंगे, हमने इससे पूर्व वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था हमने किसके बारे में, वो पढ़ा था हमने जो पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आइसोलेशन या वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आइसोलेशन या वियोजन के बारे में। देखो, आइसोलेशन आपने नाम बहुत बार सुना है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत बार सुना हुआ नाम है आपके सामने। आइसोलेशन जो नाम है वो आपने बहुत सुना है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके अंदर भी आपने सुना होगा कि लोगों को क्या किए जा रहे हैं, आइसोलेट किए जा रहे हैं या फिर क्वारंटाइन किए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो अभी एट प्रेजेंट में भी चल रहा है, साथ ही हमारे सिलेबस में, तो समझने में क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाला टॉपिक आप कर चुके होंगे, ऐसे आशा करता हूँ मैं कि आपने उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कि आइसोलेशन के बारे में। किसके बारे में? आइसोलेशन। इससे पहले हमने वेरिएशन पढ़ लिया था। आज हमारी दूसरी यूनिट है, कौन सी? आइसोलेशन। कौन सी यूनिट है? दूसरी यूनिट है आइसोलेशन। और जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम उसके अंदर डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरी बात, मैकेनिज्म, उसकी कैसे क्रियाविधि होती है आइसोलेशन की। फिर रोल ऑफ आइसोलेशन इन एवोल्यूशन, यानी कि परिस्थिति या जो होता है एवोल्यूशन, उसके अंदर आइसोलेशन का रोल क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और स्टडी का लाभ लें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक की ओर, आइसोलेशन के बारे में। देखो, आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वियोजन के बारे में। तो वियोजन, देखो वियोजन किससे बना हुआ है? वियोजन दो शब्दों से बना हुआ है, एक वी और एक योजन। किससे? वियोजन, वी प्लस योजन। वी का मतलब नहीं, योजन का मतलब जुड़ना, यानी कि किसी भी जीव की या फिर किसी भी जो बैक्टीरिया, जीवाणु जो भी होता है, उसको जुड़ने से बचाना, उसकी जो श्रृंखला बन रही है उस श्रृंखला से जुड़ने से बचाना, वही क्या है? वियोजन, जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। तो हमारे जो बताया है कि संतति के मध्य में जीन के अंतर प्रवाह को रोकने वाली सामान्य क्रिया को पृथक्करण कहते हैं। यानी कि कोई संतति है, क्या कहा कि संतति के मध्य में जीन के अंतर प्रवाह को रोकने की सामान्य क्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। वियोजन कहते हैं। संतति के मध्य में जीन के अंतर प्रवाह को रोकने की सामान्य जो क्रिया होती है उसको ही क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। अब देखो, वियोजन के अंदर होता क्या है? वियोजन का मतलब उसको जोड़ने से रोकना, यानी कि कोई जाति होती है उसकी समष्टि को किसी भी कारक के द्वारा छोटी छोटी यूनिट के अंदर बांट देना। ठीक है ना, किसी जाति की समष्टि को किसी जाति की समष्टि को किसी कारक की सहायता से छोटी छोटी इकाइयों में बांट देना। दोस्तों, आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, मानता हूँ ये जो लिख रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा होगा,
लेकिन इसका एग्जाम्पल जो 8 प्रेजेंट टाइम जो कोरोना चल रहा है, अभी इसके आधार पे समझाऊंगा तो आप खुद इसको समझ जाएंगे। छोटी छोटी इकाइयों में बांट देना ही क्या कहलाता है? आइसोलेशन। परिभाषा नंबर 2। अब देखो आइसोलेशन करते हैं तो होता क्या है, अगर उनका आइसोलेशन करते हैं तो उनके अंदर कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? संकरण की क्रिया प्रभावित होती है। कौन सी क्रिया? संकरण। और दोस्तों आप जानते होंगे संकरण का मतलब क्या होता है? संकरण का मतलब होता है हाइब्रिड या फिर जनन। यानी कि अगर दो जीव है, उन दोनों जीवों को अपन किसी कारक के द्वारा उनको अगर अपन आइसोलेट यानी कि उन दोनों को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, तो क्या वो जनन कर सकते हैं? क्या वो संतति पैदा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या वो रोग भी फैला सकते हैं? नहीं फैला पाएंगे। तो इन दोनों जीवों को जो अलग करने की जो प्रक्रिया थी वही क्या हुई? अपने आइसोलेशन होती है। और आइसोलेशन में कौन सी प्रक्रिया जीवों की प्रभावित होती है? संकरण की। कौन सी? संकरण की। हाइब्रिड की प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है? प्रभावित होती है। अब देखो एक वैज्ञानिक आया था, कौन? मेटफॉक। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ वापस से। मान लेते हैं ये क्या है? कोरोना वायरस है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना, ये क्या है? कोरोना है। मैंने बोला किसी जीव या फिर किसी वायरस या किसी जीवाणु के अंदर जो जीन के अंतर प्रवाह उसको रोक देंगे। अब देखो कोरोना वायरस अगर किसी के अंदर हो जाता है और उसको अपन क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। अब देखो ये कोरोना वायरस है, ये किसी व्यक्ति के अंदर क्या हुआ? ट्रांसमिटेड हुआ। यानी कि ये कौन है? व्यक्ति। इसको क्या कर देता है? ये संक्रमित कर देता है। अब इस व्यक्ति के द्वारा अन्य लोगों के अंदर भी संक्रमण फैलाया जा सकता है। इस व्यक्ति के द्वारा इनमें भी संक्रमण फैलाया जा सकता है। अब इस संक्रमण को रोकने के लिए इस बड़ी जनसंख्या के द्वारा क्या किए जाते हैं? कुछ उपाय किए जाते हैं। क्या उपाय किया जाता है? उसको क्या कर दिया जाता है? आइसोलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? आइसोलेट किया जाए। अगर उसको आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा? जो कोरोना वायरस जिसके इसके अंदर आया था संक्रमण में, वो कोरोना वायरस क्या जनन कर पाएगा? भाई कोरोना वायरस इसमें तो आ गया, लेकिन ये अगर इनके साथ जाएगा तो तब क्या होगा? कोरोना वायरस जनन करेगा और संकरण करके क्या करेगा? अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगा। और इस संख्या में वृद्धि को कम करने के लिए इसको क्या किया जाता है? आइसोलेट किया जाता है। आई बात समझ में? अब तो यानी कि संतति के मध्य में जीन के अंतर प्रवाह को रोकने के लिए जो सामान्य क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। किसी संतति के मध्य जीन के अंतर प्रवाह को रोकने के लिए जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक साइंटिस्ट आता है, कौन? मेटफॉक। कौन आता है? मेटफॉक। मेटफॉक क्या बताता है कि कोई भी कारण जो एक जाति के सदस्यों को आपस में स्वतंत्रता पूर्वक संकरण से रोकता है। यानी कि कोई भी कारक जो एक जाति के सदस्य को स्वतंत्रता पूर्वक संकरण करने से रोकता है। तथा समूह में बांटता है। क्या करता है? में विभक्त करता है। देखो कोई भी कारक जो एक जाति के सदस्य या समुदाय को स्वतंत्रता पूर्वक संकरण से रोकता है, यानी कि संकरण होगा तो क्या होगा? उसकी संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तब रोगी ज्यादा मिलेंगे। तो उसके संकरण यानी कि उसके जनन करने से उसको रोकता है, तथा उसको क्या कर देता है? छोटी छोटी यूनिट के अंदर बांट देता है। क्या कर देता है? छोटी छोटी यूनिट के अंदर बांट देता है। तो उसको क्या कहते हैं? अपन वियोजन कहते हैं। अब देखो वियोजन के अंदर क्या होगा?
जुड़ेंगे नहीं बल्कि क्या होंगे, बटेंगे, है ना। तो वियोजन के अंदर क्या होते हैं, एक प्राणी होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे समूह में विभक्त हो जाता है, और ये छोटा छोटा समूह मिलकर के फिर वापस क्या बना देता है, जाति बना देता है। देखो ये क्या है, कोई प्राणी है, ये कोई क्या है, संतति है, ठीक है। इसमें जीन की अंतर प्रवाह को रोकते हैं। अगर ये संकरण करता है, इसके संकरण की क्रिया को तो क्या कर दिया मैंने, बाध्य कर दिया। क्या कर दिया, संकरण की क्रिया को तो रोक दिया मैंने, लेकिन इसको क्या कर दिया, बहुत सारे पार्टों में, यानी कि छोटे छोटे 4-5 यूनिट बना दी। इसकी क्या क्या बना दी, 4-5 यूनिट बना दी। और ये चारों पांचों यूनिट थोड़े दिनों बाद में क्या बना लेगी, एक अलग से स्पेसीज बना लेगी, सबकी क्या हो जाएगी, अलग अलग जाति हो जाएगी। ठीक है ना। डार्विन ने बताया था कि जैव विकास विभिन्नताओं पर आधारित होता है। उद्विकास में पार्थक्य की भूमिका को सर्वप्रथम एम वेगनर ने स्पष्ट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन के अंदर वियोजन को सबसे पहले किसने बताया था, डार्विन ने बताया था। सॉरी, डार्विन ने नहीं बताया था, किसने बताया था, एम वेगनर ने। किसने बताया था, एम वेगनर ने क्या बताया था, उद्विकास के अंदर सबसे पहले वियोजन के बारे में बताया था। किसने बताया था, एम वेगनर ने बताया था। अब देखो, अर्थात वियोजन जैव के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। वियोजन का जैव विकास में महत्वपूर्ण महत्व लेमार्क और डार्विन के समय से ही ज्ञात है। किसी प्राणी में उपयोगी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाए, यदि वह पैतृक समष्टि से अलग न हो तो उससे भी संकरण करता रहे, ये उपयोगी विभिन्नताएं विलुप्त हो जाए। ठीक है ना, थोड़ा ये आपके काम में नहीं है। देखो आगे क्या बताया था कि वेगनर ने भौगोलिक वियोजन को नई जाति के उद्भव में महत्वपूर्ण माना। वेगनर जो वैज्ञानिक था, एम वेगनर, इसने किसको, जो फिजिकल जो आइसोलेशन होता है, जो होता है ज्योग्राफिकल होता है, भौगोलिक वियोजन, भौगोलिक वियोजन को ही इसने क्या माना था, महत्वपूर्ण माना था। किसके लिए, जैव विकास के लिए। वियोजन की जातियों के निर्माण में परम आवश्यक कारण माना है। रोमेंस के अनुसार वियोजन के बिना जैव विकास किसी भी दशा में असंभव है। ठीक है ना। इसके अलावा अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं और वो किसके बारे में बताते हैं, वियोजन के बारे में बताते हैं। अब देखो वियोजन की जो क्रिया विधियां होती है वो क्या होती है, किस तरह से वियोजन किया जाता है, तो ये आती है इसकी मैकेनिज्म। एक बार पुनः रिवाइज करता हूँ। देखो वियोजन की परिभाषा उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ कि कोरोना वायरस से जो संक्रमित होता है उसको आइसोलेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण न हो। भाई कोई व्यक्ति मुंबई से आया उसमें मान लो कोरोना वायरस हो गया, तो कोरोना वायरस हो गया तो उसको आइसोलेट करते हैं, या तो हॉस्पिटल में रखते हैं या फिर कहाँ रखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि भाई ये व्यक्ति अपने घर वालों के पास जाएगा तो उनको कोरोना फैलाएगा, तो उस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको आइसोलेशन करते हैं। ठीक उसी तरह इसमें बताया कि संतति के बीच में जीन के अंतर प्रवाह को रोकने की जो क्रिया होती है वो वियोजन कहलाती है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल या आपका बहुत वेरी नाइस एग्जाम्पल है कहे तो कोरोना वाला, क्योंकि कोरोना अभी लेटेस्ट है इसके अंदर। ठीक है ना। उसके अलावा मेटफोक के अनुसार क्या होता है ये भी बता दिया था। और अगर बात करते हैं कि इवोल्यूशन के अंदर आइसोलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले किसने बताया था, एम वेगनर ने बताया था। किसने बताया था, एम वेगनर ने बताया था। अब बात करते हैं कि वियोजन की जो क्रियाविधि होती है वो कैसे होती है। ठीक है ना। देखो प्रकृति में पाए जाने वाली एक ही जाति अथवा विभिन्न जाति की समष्टियों बीच संकरण और जीन्स के आदान प्रदान को विभिन्न कारक नियंत्रण करते हैं। देखो एक जाति और उसके सदस्यों के बीच में जो संकरण होता है, तो उस संकरण के अंदर बहुत सारे कारक क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ठीक है ना। भाई जनन करते हैं तो जनन के लिए जरूरी थोड़ी है जनन करे तो भाई पीढ़ी बढ़ानी है तो पीढ़ी के लिए जनन ही करे, जनन के साथ ही उनको और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है ना। तो जीन्स के आदान प्रदान के लिए और भी अलग कारक होते हैं, जैसे कि उनका रहन सहन, खाना पीना, ये भी तो कारक इनमें काम आते हैं। ठीक है। ऐसे अनेक कारण होते हैं जो सहकारी रूप में कार्य करते हैं, जो एक ही जाति के सदस्यों भी जननिक वियोजन उत्पन्न करते हैं।
अब देखो बहुत सारे कारक होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इन सभी कारकों को सम्मिलित किया जो वियोजन उत्पन्न करते हैं। अब देखो वियोजन की क्रियाविधि के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का भी वर्णन किया गया है। वियोजनकारी क्रियाविधियों के दो श्रेणी में बांटा, कितने इसके मैकेनिज्म को कितनी भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। देखो अब इम्पोर्टेंट चीजें अब चल रही है, चीजें समझने वाली चीज समझ ली। अब देखो इसको कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक बांटते हैं भौगोलिक वियोजन, कितने, कौन सा भाग होता है, भौगोलिक वियोजन। और एक होता है आपके जननिक वियोजन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब देखो मेकम ने वियोजनकारी क्रियाविधियों का एक आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तावित किया और दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया। देखो वियोजनकारी क्रियाविधियां जो अंतरजातीय संकरण को रोकती हैं। अब देखो मेकम जो वैज्ञानिक आता है वो क्या करता है, उसको दो भागों में वापस बांटता है। वो मेकम के अनुसार कौन कौन से होते हैं, मेकम वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेकम ने कितने भागों में बांटा वियोजन की क्रियाविधियों को, मेकम ने बांटा दो भागों में। कौन कौन से दो भाग थे, एक तो था कि जो अंतरजातीय संकरण को रोकती है, जो अंतरजातीय संकरण को रोकती है। अंतरजातीय का मतलब उसी जाति के अंदर जो संकरण कर रहे हैं जो जीव, उसको रोकती है। एक तो ये बताया था, और दूसरा कौन सा बताया था, जो अंतरजातीय संकरण की पूर्ण सफलता को रोकती है। एक क्या होती है, जो अंतरजातीय संकरण की पूर्ण सफलता को रोकती है, अंतरजातीय संकरण की पूर्ण सफलता को रोकती है। यानी कि जो जीव जन संकरण करता है, यानी कि संकरण तो हो जाता है, लेकिन जब वो पूर्ण सफल होने लगता है तब उसको रोक देता है। तो वो क्या होता है, पूर्ण अंतरजातीय संकरण की सफलता को रोकना होता है। ये किसने डिवाइड किया था, मेकम ने किया था। अब देखो अब इसके अंदर बहुत सारी विधियां हैं कि मेकम के अनुसार क्या होता है और उसके अनुसार क्या होता है, दोनों के अनुसार अपन पढ़ते हैं। तो देखो पेज पलटते हैं, आपको भी पता होगा पेज पलटना ही चाहिए पढ़ते वक्त। दोस्तों इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है दबाव में आके प्रेशर में आके पढ़ें अपन, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम अपने तो फिक्स होने हैं, ये तो बात तय है। अब देखो वियोजनकारी क्रियाविधियां जो अंतरजातीय संकरण को रोकती हैं, यानी कि वे क्रियाविधियां जो अंतरजातीय संकरण को रोकती हैं। वियोजनकारी क्रियाविधियां जो अंतरजातीय संकरण को रोकती है, जैसे कि पहला बात करते हैं अपन कौन सी, भौगोलिक वियोजन। कौन सा वियोजन, भौगोलिक वियोजन। देखो भौगोलिक वियोजन क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण एक जाति छोटी छोटी जातियों में बढ़ जाती है। वेगनर ने ही सबसे पहले भौगोलिक वियोजन का सिद्धांत दिया था। देखो भौगोलिक वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने। सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आधी क्लास आज ही लेंगे, आधी क्लास कल लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ लिया हुआ आपके भी नहीं पचेगा ज़्यादा, मेरे नहीं पचता जो आपके भाई के। तो जो भौगोलिक वियोजन है उसका सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट कारक है जिसके कारण क्या होता है, एक जाति छोटी छोटी उपजातियों या समूह में बढ़ जाती है। भौगोलिक वियोजन में क्या होती है, एक जाति छोटी छोटी उपजातियों में बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है, उपजातियों में बढ़ जाती है। एक जाति छोटी छोटी उपजातियों में बढ़ जाती है, किसके अंदर, भौगोलिक वियोजन के अंदर, ठीक है ना।
नई जातियों के उद्भव में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखो भैया, छोटी छोटी उपजातियां बन जाती है तो ये छोटी छोटी उपजातियां क्या करेगी, नई जाति बनाएगी। भाई मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये अपन है, सॉरी ये अपनी फैमिली है। मान लो मैं मकराना में रहता हूँ, मेरा परिवार 4 पार्ट में बट गया। हम घर में 4 मेंबर, चारों ही 4 पार्ट में बन गया। एक जोधपुर चला गया, एक जयपुर चला गया, ये लिखना नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ। एक कोटा चला गया, एक अजमेर चला गया। भाई ये चारों आदमी अलग अलग चले गए तो अलग अलग क्या बना लिया इन्होंने, अपना अलग अलग समुदाय बना लिया इन्होंने। ये अजमेर वाला अजमेर में अपना स्थापित करेगा, कोटा वाला कोटा में रहेगा, जयपुर वाला जयपुर में अपनी फैमिली बसा लेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक जाति छोटी छोटी उपजाति में बढ़ जाती है, एक जाति छोटी छोटी उपजातियों में बटी, और ये उपजातियां वापस किसका निर्माण करेगी, एक जाति का निर्माण करेगी। ठीक है। अधिकांश समष्टियां अनेक प्रकार की भौगोलिक रोधिकाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक रहती है। अब देखो भौगोलिक रोधिकाएं होती है, कुछ क्या होती है भौगोलिक रोधिकाएं। भौगोलिक रोधिकाओं का मतलब होता है कि कुछ प्राकृतिक रोधिक आ जाते हैं। अधिकांश जातियां भौगोलिक रोधिकाओं द्वारा क्या रहती है, पृथक रहती है। पृथक का मतलब जब वो अलग हो जाएगी तो उन दोनों में क्या होगा, मिलन नहीं होगा। क्या होगा, मिलन नहीं होगा। और मिलन नहीं होगा तो क्या उनको संकरण हो सकता है, नहीं हो सकता। तो भौगोलिक रोधिकाएं होती है जिनमें क्या होती है, पर्वत श्रृंखलाएं आ जाती है, नदी, घाटियां, समुद्र। ये इस तरह की जो भौगोलिक रोधिकाएं होती है वो क्या करती है, उस जाति की समष्टियों को क्या करती है, पृथक करती है। यानी कि ये जाति, इसकी ये 2-3 समष्टियां, इन समष्टियों को बीच में क्या आ जाती है, एक भौगोलिक रोधिका आ जाती है। और ये भौगोलिक रोधिका क्या करती है, इस जाति को समष्टि से क्या करती है, अलग करती है। इनके कारण इन समष्टियों में उपस्थित सत्य संगी आपस में नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण क्या होगे, इस समष्टि के लोग क्या इससे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। और दूर दूर समष्टियों के बीच का जो आदान प्रदान होता है वो रुक जाता है। तो पृथक हुई समष्टियों में विभिन्नताओं का अपना समुच्चय विकसित होता है। क्या होता है, जो अलग हुई समष्टियां होती है उनमें क्या आती है, वेरिएशन हो जाती है। देखो वेरिएशन कब आएगा, जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। आकार, शारीरिक और कार्यकी रूप से क्या हो जाते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखो जैसे जो गिलहरियां चूहे वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब वो दूसरे स्थान पर जाने के बाद में उनके बीच में एक ऐसा अवरोध आ जाता है जिसके कारण वो अपनी जाति से नहीं मिल पाते। अब जाति से नहीं मिल पाएंगे तो उनमें क्या आ जाएगा, विभिन्नता आ जाएगी। तो ये विभिन्नताएं क्या होगी, भौगोलिक वियोजन होगी। उनको क्या कर रही है, अलग कर रही है। किससे कर रही है, अपनी जाति से अलग कर रही है। तो भौगोलिक वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने दिया था, जिसके अंदर एक जाति छोटी छोटी उपजातियों में बढ़ जाती है और ये उपजातियां वापस एक जाति का निर्माण करती है। जब इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है या संकरण नहीं हो पाता है तो इनके अंदर आकारिकीय और शारीरिक रूप से क्या हो जाता है, विभिन्नता आ जाती है। और यही विभिन्नता किसका कारण बनती है, वियोजन का कारण बनती है। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरी विभिन्नता अपन पढ़ते हैं किसका, दूसरी विभिन्नता हम पढ़ रहे हैं स्थानिक या दूरीगत वियोजन। देखो भौगोलिक का मतलब जो जमीनी जो प्राकृतिक नेचुरल जो आए थे अवरोध वो थे। अब स्थानिक वियोजन कैसा होगा, स्थानिक वियोजन को हम कह सकते हैं दूरीगत वियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरीगत, यानी कि दूरियां बढ़ जाती है, उनके अंदर क्या हो जाती है, दूरियां बन जाती है। राइट के अनुसार, राइट कौन है, एक साइंटिस्ट है, उसके अनुसार क्या होता है कि राइट के अनुसार एक ही जाति के कई समुच्चय या प्राणी दूर दूर तक फैले रहते हैं। देखो एक जाति के सदस्य क्या होते हैं, दूर दूर तक। वही बात पहले वाली ले लो, यहाँ एक जाति है, इसके सदस्य क्या होते हैं, यहाँ इस देश में यहाँ पर भी फैले हैं, यहाँ पर भी फैले हैं, यहाँ पर भी फैले हैं। ये क्या इसके सदस्य हैं।
और बिना किसी प्राकृतिक रोधिकाओं के भी उनमें जननिक वियोजन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे से दूर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इतने दूरियां बढ़ जाती है, इतने दूरियां बढ़ जाती है कि इनमें कोई भी प्राकृतिक क्या होती है, अवरोध नहीं आता, लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है, जनन नहीं हो पाता, या फिर एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण इनमें पीढ़ी वृद्धि नहीं होती है। और पीढ़ी वृद्धि नहीं हो पाती है, जनन संभव नहीं हो पाता है, तो ये क्या हो जाता है, इनमें वियोजन हो जाता है। और इसके अंदर जो अवरोध का काम करता है वो कौन करता है, अवरोध का काम करता है वो कौन करता है, दूरी, यानी कि इनमें क्या हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें भिन्न लक्षण जैसे प्रजनन हेतु अलग प्रजनन काल का होना, परिपक्वता का काल भिन्न होना, भिन्न प्रकार के गायन का होना विकसित हो जाते हैं, भिन्न किस्मों उपजातियों अनंत नई जातियों को उत्पन्न करते हैं। और उसमें देखो किस्म वगैरह अलग हो जाती है, सारी सब कुछ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है, संकरण नहीं हो पाने से और क्या हो जाती है, उनकी किस्में वगैरह चेंज हो जाती है। तो स्थानिक और दूरीगत में क्या होगा, जनन वियोजन हो जाता है, ठीक है ना, और इनमें अलग अलग किस्में आ जाती है, नई उपजातियां आ जाती है, ठीक है ना, ये होता है। तीसरा अपन पढ़ते हैं कौन सा वियोजन, जलवायु वियोजन। और जलवायु के अंदर ताप, दाब, आर्द्रता सारी आती है। एक जाति के सदस्यों बीच भौगोलिक वियोजन कारक यदि न भी हो तो कई बार उनमें आपस में जनन नहीं होता। ऐसा इसलिए कि उनमें वितरण की जलवायु संबंधित परिस्थिति आ जाती है। अब देखो भौगोलिक वितरण भले ही मत हो, भले उनके बीच में नदी, घाटी, पहाड़ी कुछ भी मत हो, लेकिन क्या होगा, उनमें वियोजन हो जाएगा। कैसे होगा कि जलवायु संबंधी कारकों के कारण जननिक वियोजन उत्पन्न होता है। अब देखो जलवायु के कारण भी कौन सा हो रहा है, जननिक हो रहा है। अधिकतर अभी आपने देखा कि अंतरजातीय संकरण को रोकने में सब में किसका हो रहा है, जननिक वियोजन हो रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र विशेष में रहने वाले प्राणियों के क्षेत्र की जलवायु की भिन्नता के कारण होता है। यानी कि क्षेत्र विशेष में रहने वाले जंतुओं की जलवायु के कारण जननिक भिन्नता होती है। क्या होती है, जननिक भिन्नता होती है। ठीक है, अब देखो जलवायु कारक कौन कौन से हो सकते हैं। जलवायु के अंदर जो वियोजन करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं, जलवायु वियोजन कारक। देखो नाम से लिखने हैं, अपन को रटना नहीं है, ये किताब रटने की है भी नहीं। जलवायु वियोजन कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तापमान, आर्द्रता, और क्या हो सकता है, खनिज लवण। आपा कहवा नहीं कि भाई ज्यादा गर्मी पड़ी तो कोरोना वायरस खत्म हो जाए। क्यों हो जाए कोरोना वायरस खत्म, क्योंकि अपन है कि कोरोना वायरस गर्मी के कारण क्यों खत्म होगा, क्योंकि उनकी जो जातियां हैं वो आपस में मिल नहीं पाएगी और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, वो अकेले बाहर घूमेंगे तो बाहर घूमने से ताप वगैरह बदल जाएगा, तो इससे वो क्या हो गया, जनसम नहीं हो पाएंगे और मर भी सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अत्यधिक सूक्ष्म है इस कारण से। आगे बात करते हैं अपन ऋतुनिष्ठ वियोजन। क्या करते हैं, ऋतुनिष्ठ, यानी कि जो सीजनल आइसोलेशन होता है ना, उसकी बात करते हैं कि एक जाति के कई प्राणी समूह में या विभिन्न जातियों के प्राणी में संकरण इसलिए भी नहीं होता कि उनमें जनन ऋतु अलग अलग होती है। एक ही जाति के प्राणी भिन्न भिन्न समष्टि समूह में रहते हैं, उनकी जनन ऋतु भिन्न भिन्न होने के कारण स्वतः ही वियोजन हो जाता है। अब देखो यहाँ बात करते हैं ऋतु विशिष्ट की। देखो ऋतु विशिष्ट को मैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक ही जाति क्या होगी उनकी, एक, लेकिन उनका जनन जो प्रजनन काल है वो क्या होगा, प्रजनन काल क्या होगा, अलग अलग ऋतुओं में होगा। क्या क्या होगा, इसकी ऋतु अलग होगी, इसकी ऋतु अलग होगी, तो उसमें क्या होगा, वियोजन हो जाएगा ना, स्वतः वियोजन उत्पन्न हो जाता है। पादपों में होता है सबसे ज्यादा ऋतु विशिष्ट वियोजन, किसमें होता है, पादप में होता है। किसमें होता है, पादप में। अब देखो सबसे अच्छा उदाहरण गेहूं बाजरा की लेते हैं। गेहूं बाजरा की जाति क्या हो गई, फसल में आती है बेटा, सॉरी दोस्तों, गेहूं जाति की जो
आती है आपके, वो किस में आती है, फसल में। अब इसका प्रजनन काल देखो, क्या आप गर्मियों में गेहूं को कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो गेहूं कब करते हैं, सर्दी में, और गर्मी में क्या करते हैं, बाजरा वगैरह करते हैं। तो गेहूं बाजरे की अगर जाति तो एक है, लेकिन उनका प्रजनन काल क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग होने के कारण उनमें क्या हो गया, वियोजन हो गया। तो प्रजनन काल कब हो सकता है, ऋतु यानी कि जनन ऋतु होती है वो अलग होने के कारण भी हो सकता है। अब एक इसने उदाहरण दिया कि टोड में वियोजन देखा था कि अमेरिकन जो टोड होता है, टोड क्या होता है, टोड होता है मेंढक। क्या होता है, मेंढक। अमेरिकन टोड की बात कर रहा है ये, अमेरिकन टोड। उसने क्या कहा कि अमेरिकन टोड और फाउलेरी टोड, ये कौन सा था, फाउलेरी टोड। देखो इसमें यह भी समझ लेना, अमेरिकन टोड और फाउलेरी टोड के बीच सामान्य परिस्थिति में संकरण नहीं होता है, क्योंकि अमेरिकन टोड वर्षा ऋतु के शुरुआत में करते हैं। ये कब संकरण करते हैं, वर्षा ऋतु में, जब बरसात होती है तब ये क्या करते हैं, संकरण करते हैं। और फाउलेरी टोड होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो वर्षा ऋतु के शुरुआत में करते हैं, और ये करते हैं वर्षा ऋतु के अंत में या समाप्ति में, वर्षा ऋतु के समाप्ति में। जाति तो एक है, इनकी जाति क्या है, टोड है। क्या है, टोड। लेकिन ये अमेरिकन टोड तो क्या करता है, इनका जनन काल अलग है, इनका जनन काल अलग है। दोनों का जनन काल अलग होता है, तब क्या होता है, ऋतुनिष्ठ वियोजन होता है। तो इनमें क्या होता है, एक तरह से वियोजन उत्पन्न होता है। क्या होता है, वियोजन उत्पन्न होता है। ठीक है। इसी तरह चिड़ियाएँ वगैरह भी होती है कुछ, जो क्या करती है, अलग अलग ऋतुओं में क्या करती है, जनन करती है। तो चार पढ़े हैं मैंने, भौगोलिक, स्थानिक, जलवायु और ऋतु विशिष्ट। चारों बता दिए किस तरीके से होते हैं। भौगोलिक में रोदिकाएँ थी, स्थानिक में बता दिया दूरीगत होता है, जलवायु के अंदर ताप दाब आर्द्रता के कारण वियोजन होता है, और ऋतु विशिष्ट जो कि क्या होता है, पादप और में अधिकतर होता है। ठीक है। और इसके दो और है, दो क्या, अभी तो चार और है, आपको तो आज नहीं तो कल। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। और जैसा देखने में आ रहा है कि चैनल अभी सब्सक्राइब कम हो पा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इसमें आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।